नमस्कार साथियों, मैं आपके लखनऊ शहर के लिए उतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन इतना नया भी नहीं हूँ कि लखनऊ को नहीं समझता हूँ। बात लखनऊ की नहीं है, सिर्फ बात फिल्मों की है। विषय हमको यही पता है कि हम लोग फिल्मों पे बात करेंगे। हमारे साथ दो बड़े लोग बैठे हुए हैं, परिचय के मोहताज दोनों नहीं हैं, और हम बात शुरू करेंगे रस्तोगी जी से। तो रस्तोगी जी नाटकों से जुड़े हुए हैं, फिल्मों से जुड़े हुए हैं और तमाम तरह की सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। लखनऊ की हमारे शान है। मैं भी फिल्मों से छोटा मोटे तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। गीतों को मेरे सुनिधि चौहान से लेकर शान से लेकर करीब करीब सभी ने गाया है। तो सबसे पहली बात नाटक से शुरू करते हैं कि अभिनय दोनों का मीडिया है, लेकिन नाटक और फिल्मों में आपको क्या अंतर समझ में आया? अभी तक आप दोनों काम कर रहे हैं। जी, एक्चुअली मैं फिल्मों में नाटक से ही आया और नाटक ही अभी भी मेरा पहला शौक है। नाटक एक्चुअली जो चैलेंज होता है एक्टिंग का, मुझे लगता है कि वो नाटक में ज़्यादा होता है। नाटक आप लाइव ऑडियंस के सामने करते हैं, उसमें कोई रिटेक्स नहीं होते हैं, तो जो भी आप परफॉर्मेंस देते हैं वो आपकी एक फाइनल परफॉर्मेंस होती है। फिल्मों में मैंने देखा है कि फिल्मों में बहुत कम लोग होते हैं जो पहले से स्क्रिप्ट देते हैं। अभी मैं पटना एक फिल्म शूट करने जा रहा हूँ, तो मैंने उनसे कहा भाई मुझे स्क्रिप्ट आप पहले दे दी, क्योंकि मुझे डायलॉग याद करने में वो उम्र की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब मैंने देखा साहब उसमें कहीं 1.25 पेज का लंबा डायलॉग है, तब तो बहुत ज़रूरी है कि उसको याद करके किया जाए। तो क्योंकि जो फिल्म होती है क्लोजअप मीडिया होता है, माइक आपके साथ में लगा हुआ होता है, और इवन माइनर एक्सप्रेशन जो होते हैं, इवन जो माइन्यूट एक्सप्रेशंस आपके होते हैं वो कैमरे में कैच होते हैं। इवन आपकी एक भाव का ज़रा सा मूव करना है, आँख का ज़रा सा मूव करना है, एंड दैट मेक्स द टोटल मीनिंग। सी आप क्या कम्युनिकेट करना चाहती हैं ऑडियंस को। वो जो क्लोजअप्स जो होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो आपके पूरे डायलॉग को कम्युनिकेट करते हैं। आप कभी कभी नहीं बोलते, जैसे मैं हमेशा कहा करता था कि शबाना जी जो हैं उनकी आँख बोलती है, मतलब इतनी पावरफुल एक्ट्रेस हैं वो कि उनकी आँख के भाव भंगिमा से ही समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाहती है। तो ये एक मीडिया है, जबकि जो थिएटर मीडिया है, थिएटर कंपैरेटिवली लाउड मीडिया होता है, आपको ऑडियंस को कम्युनिकेट करना होता है, और इसमें भी ऑफ कोर्स जैसे कि हम कहते हैं कि एक्टिंग टोटल आर्ट होती है, जिसमें और ख़ास करके स्टेज में जिसमें बॉडी, आपके फेस, आपकी डिलीवरी, सब चीज़ें जो है सब मैटर करती हैं। तो दैट वे मेरा मानना है कि थिएटर एक्टिंग करने में मुझे लगता है कि ज़्यादा मुश्किल होता है। हालांकि मुझे याद है जब मैं वो कर रहा था अभी आश्रम, तो प्रकाश जी ने 2-3 बार मुझसे कहा नहीं जी कुछ थिएटर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये फिल्म वालों की खास तौर से शिकायत होती है। तो थिएटर आर्टिस्ट लाउड जरा ज़्यादा होता है, फिल्म उतना लाउड मीडिया नहीं। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा साहब क्या करूँ, थिएटर की आदत पड़ी हुई है, इतने सालों से कर रहा हूँ, तो खैर फिर आई ट्राई टू करेक्ट इट। तो जाहिर एक बड़ा फ़र्क होता है कि जो फिल्म होती है सटिल होती है, और थिएटर जो है कंपैरेटिवली वो लाउड होता है। दूसरे ये कि थिएटर में वॉट एवर यू डिलीवर इज़ द लास्ट वर्ड देयर, उसमें इम्प्रोवाइजेशन की, उसमें बल्कि मैं कहता हूँ कि एक्टर तो फिर भी इम्प्रोवाइज़ कर लेता है, जो बैक स्टेज आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए कोई इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश नहीं होती है। तो मैं बैक स्टेज वालों को और ज़्यादा कहता हूँ कि भाई तुम ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करो। अब जैसे मान लीजिए मुझे ड्रेस बदलनी है, पता लगा ड्रेस बदलवा नहीं पा रहा, मेरा सीन आ गया, मुझे टाई लगानी है, या मुझे पेन ले जाना है और उसने मुझे पेन नहीं दिया, मैं वहाँ पर क्या करूँगा मंच पे जा कर के। तो अगर कोई मेरा डायलॉग है वहाँ तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ ऐसी रिक्वायरमेंट या बैक स्टेज जो काम करना पड़ता है वहाँ कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं होता है। एक बात, मैं भी एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, तो उसमें ख़ास तौर से हमने मना कर रखा है, सारे एक्टर्स थे, 3 भाषाओं में कर रहे थे उसको, बंगला में, बंगाली में और तमिल में और हिंदी में। तो उसमें एक्टर्स हमारे थे तमिलनाडु के, तो उनको मैंने बोल रखा था कि आप इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते, जो लिखा है, जितना लिखा है, कामा बिंदी विराम सहित आपको बोलना है,
क्योंकि मैंने लिखा है वो मैं करूँगा, तुमने नहीं लिखा है। और डायलॉग अगर रटा नहीं है तो एक नाम नहीं बताऊंगा, तो एक साहब थे, वो एक्टर थे, वो बार बार डायलॉग भूल गए थे और उनको बार बार याद नहीं आ रहा था। और मैंने सुना है कि आप तो नींद में भी डायलॉग रटते रहते हैं, तो उनको मैंने कहा कि आप जाइए डायलॉग रट के आइए, फिर शूट पे आएंगे। तो जाने लगे, बॉय पीछे छतरी लेके जाने लगा। मैंने मना किया, इसका छतरी हटाओ, ये काम करने आया है, इसको डायलॉग याद नहीं है, तो ये हकदार नहीं है छतरी इसके पीछे कोई बॉय लेके चलेगा। बहरहाल कुल मिला के जो मीडिया है फिल्म, और आपने तो लिखा है अतिथि तुम कब जाओगे, ये इनकी नागर जी की ये कहानी थी, अतिथि कब जाओगे। तो आजकल तो बहुत ट्रेंड चल रहा है कि गाली वाली फिल्म में बड़े आराम से चलती है। अभी आपने आश्रम का जिक्र किया, संजय मासूम हमारे कजिन हैं, उन्होंने आश्रम लिखी है डायलॉग से, और उसके पहले जो है बहुत बार हम लोग साथ में मिलकर लिखते रहे, तो हम संजय भाई को डायलॉग देते थे, उसके अंदर वो गाली बढ़ा देते थे। तो फिल्मों में जो ट्रेंड चला गालियों का, और उस समय जब अतिथि तुम कब आओगे का समय था, तो ऐसी साफ सुथरी फिल्म लिखने में क्या आपको अनुभव हुआ? पहले तो मैं अनिल रस्तोगी जी का शुक्रिया करूंगा कि वो उन्होंने मेरे अपने बगल में मुझे जगह दी। और दूसरी बात ये है कि अभी आपको एक शोर सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पे गाने चल रहे थे, तो हमारे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, संजय सिंह जी, आप उनको टेलीविज़न पर किसी शाहरुख खान से ज़्यादा देखते होंगे बोलते हुए। आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं वो। सुरेंद्र राजपूत जी, इनको आप टेलीविज़न पे अक्सर बोलते देखते होंगे। तो आपने अभी कहा कि 1.5 पन्ने का डायलॉग है और आपको रटना पड़ रहा था, लेकिन कभी इन लोगों को देखिएगा और कभी हम लोगों को देखिएगा, कोई डायलॉग रटना नहीं पड़ता, इतने रेफरेंसेस क्लियर होते हैं कि आराम से सारी बातें आ जाती हैं। अब मैं आता हूँ, मुझे लगता है कि कालांतर में जब स्टेज शुरू हुआ तो मनोरंजन के कोई साधन हुआ नहीं करते थे, और जब साधन नहीं होते थे तो नाच आया सामने और कोठे रोशन हो गए। उसके बाद नौटंकी आई, लेकिन जिस वक्त अकबर बादशाह का शासन था भारत में, उस वक्त धर्मांतरण बड़ी तेजी से चल रहा था, और तब बनारस में बैठा हुआ एक राइटर एक किताब लिख रहा था, और उसने एक कैरेक्टर खड़ा किया जिसका नाम था भगवान श्री राम। उन्होंने उस कैरेक्टर को खड़ा किया और देश की सबसे अच्छी किताब लिख दी। उस किताब को लिखने के बाद रामलीला आती है। जरा वो सोचिए कि जैसे रस्तोगी साहब कह रहे हैं कि लाउड होता है स्टेज, तब तो माइक भी नहीं थे, कितना जोर से बोलना पड़ता होगा, तो अदायगी से ज्यादा संवादगी पर ध्यान देना पड़ता होगा। लेकिन आज की तारीख में अब हेडसेट आ चुका है, माइक आपके इस जगह पे होता है। अभी आशुतोष राणा जी का एक मंचन था हमारे राह, और ये लगातार पूरे देश में चल रहा है, बहुत शानदार था। बात आई गाली देना फिल्मों में, वेब सीरीज में, और अतिथि तुम कब जाओगे जो मैंने लिखी। अतिथि तुम कब जाओगे बेसिकली शरद जोशी की एक छोटी सी कविता है 20 लाइन की, वो उस पर हम लोगों ने रात में 4 बजे ऐसे ही हम लोग टहल रहे थे, हम थे, अश्विनी धीर थे जो डायरेक्टर हैं उसके, कुमार मंगत साहब थे जिनकी बड़ी फिल्में हैं, दृश्यम, प्यार का पंचनामा, तमाम सारी फिल्में हैं उनकी, रेड आई थी अजय देवगन वाली। तो हम लोग जा रहे थे तो शरद जोशी की कविता सुना, और कविता सुनाते सुनाते अचानक वो कहानी निकल के आ गई, और वो कहानी बन गई और वो सुपरहिट फिल्म हो गई। रही गाली की बात, तो मुझे लगता है कि गाली अगर किसी दृश्य को सर्व कर रही है तो गाली होनी चाहिए, अगर वो सर्व कर रही हो तो। जैसे मैंने अतीक अहमद पर एक किताब लिखी, अतीक मर्डर केस पर, जो मर्डर केस हुआ था। मैं कई किताबें लिख चुका हूं, लेकिन अतीक मर्डर केस में अतीक के मुंह से अगर गाली नहीं आएगी तो अतीक नजर नहीं आएगा, अतीक ही नहीं नजर आएगा, अतीक नजर ही नहीं आएगा। तो अतीक की गाली कहानी को सर्व करती है। हाँ, दिक्कत कहां पे है? दिक्कत पश्चिम की तरफ चले जाइए, जहां हर बात पे बा से एक गाली होती है जो हमेशा आ जाती है। वो वैसे ही है जैसे बनारस में भा से एक गाली है जो अच्छे अभिवादन में भी आ जाती है। उन गालियों को की स्वीकारता हो गई है शब्दों की तरह, अभिवादन की तरह। तो जबरदस्त, संजय मासूम जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने डायलॉग लिखे हैं, क्रिश 1 क्रिश 2 सबके डायलॉग उन्हीं ने लिखे थे। गालियों का की महत्ता कहानी को सर्व करने में अगर है तो गाली एसेंशियल है,
और गाली की महत्ता अगर नहीं है तो जबरन गालियां उसमें वैसे ही नहीं ठूसनी चाहिए जैसे सेक्स के सीन नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ। माधुरी दीक्षित का एक वेब सीरीज आई थी फेम गेम। माधुरी दीक्षित का जो बेटा था उस फिल्म में वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था। तो माँ अपने बेटे से पूछती है तुम इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हो, लेकिन वो कभी नहीं बताता था। एक बार उसने पूछा क्या तुम गे हो, तो उसने कहा हाँ मैं गे हूँ। बोले इसलिए फ्रस्ट्रेट रहते हो, बोले हाँ इसलिए फ्रस्ट्रेट रहता हूँ। फिर बोलता है कि जो तुम्हारा साथी है उसको मुझसे मिलवाओ आके। वो मिलती है और माँ तैयार होती है अपने गे बेटे को एक गे पार्टनर देने के लिए। यहां तक बिल्कुल ठीक था, सोसाइटी है, गे की है, LGBTQ है, सारी चीजें चलती हैं, लेकिन उन गे का एक बेडरूम सीन दिखा दिया गया। मुझे लगता है वो जबरदस्ती ठूसा गया। तो गाली ठूसी जा रही है गलत, गाली सर्व कर रही है बिल्कुल दुरुस्त। नहीं, एक तो आम बातचीत में भी होता है, कभी आप किसी के ऊपर नाराज हो जाते हैं तो नेचुरली आ ही जाता है। नहीं, हम घर में गाली नहीं देते। नहीं, घर की बात नहीं। जो अगर आप कहीं पे है, कोई राइवल है आपका और आप उसके साथ जो है गन पॉइंट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं तो वहाँ गाली नहीं आएगी, ऐसा संभव सर गन पॉइंट की बात ही नहीं। अभी तो आपने बैठे बैठे गाली दे रही थी। आप किस गन पॉइंट पे थे, लेकिन आपने गाली दी नहीं। वो हाँ सर्व कर रहा था। आपका जो संवाद है उसको वो गाली सर्व कर रही, दैट्स व्हाई आपने गाली दी। आप किसी गन पॉइंट पे नहीं थे, आप किसी संवाद को लिख नहीं रहे थे, आप किसी संवाद को अदा नहीं कर रहे थे। नहीं, गन पॉइंट पे सर्व करेगा ना। अगर गन पॉइंट पे है तो सर्व करेगा ही। मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ कि कभी जैसे मैं नाटक करता हूँ तो नाटक में एक प्ले है सखाराम बाइंडर, विजय तेंदुलकर जी का लिखा हुआ, मैंने वो रोल किया है। उसका एक डायलॉग है, मुंह में गाली और बीड़ी हर वक्त मौजूद रहती है। तो जाहिर है उसमें जो तेंदुलकर जी ने, जो तेंदुलकर जी बड़े भाई बहुत भारी, विजय तेंदुलकर जी की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े राइटर हैं। तो हमने उसको ये किया कि गाली हमने उसमें तो हर स्टेप पे गाली थी। हमने उसको अपनी ऑडियंस के लिए किया कि इतना बहुत दर्शकों के लिए बहुत हेवी हो जाएगा, तो हमने एक दो जगह पर उसको यूज़ करके उसका कैरेक्टर डिपिक्ट कर दिया कि वो जो कहता है कि मुंह में गाली बीड़ी रहती है, कि कैरेक्टर भी जस्टिफाई हो जाए और ये न लगे कि हम बार बार उसको ज़बरदस्ती करने के लिए। मैं भी इस बात कहना चाहूँगा, मैंने एक किताब लिखी कोड काकोरी, इंटरनेशनल पब्लिशर था अमेजॉन वेस्टलैंड, उसमें वो किताब आई। हाँ वो चूँकि ये अवध की कहानी है पूरी और काकोरी की कहानी है। काकोरी कांड पर है लेकिन 2023 में सेट है कहानी, 2021 में सेट है कहानी। अब उसमें अवध के लोग भी चूहलबाजी में गाली देते हैं। सुरेंद्र भाई बैठे हैं यहाँ पे, उनको मालूम होगा कि यहाँ लखनऊ में कमिश्नर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब उस कमिश्नर के आगे क्या लगाया जाता है ये आप सब जानते होंगे, आप तो लखनवी हैं, मैं कनपुरिया हूँ और कनपुरिया में तो गालियों की फैक्ट्री है। वहाँ बिना बोले भी गाली दे दी जाती है ऐसे करके। किसी ने कहा तुम्हारी जान ले लेंगे, उसने कहा बस बोलता भी नहीं है और गाली कंप्लीट हो जाती है। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि मुझे लगा कि उसमें मुझे गाली देनी पड़ेगी, तो मैंने गाली नहीं लिखी। मैंने कैसे लिखी कि मेरा जो दरोगा है अशफाक उल्ला बिस्मिल नाम है उसका, वो भूरे लाल एक नेता है, कम्युनिस्ट नेता, उसको धमकी दे रहा है। उससे कहता है भूरे लाल ज़्यादा रंगबाजी दिखाओगे ना तो तुम्हारे कमोड में हाथ डाल के यहीं पटक देंगे। अब गाली लिखी भी नहीं लेकिन गाली दिखी भी। ऐसे ही एक कैरेक्टर और है, उससे वो कहता है अब जब तक हम न कहें काकोरी छोड़ के जाना नहीं, क्योंकि अगर तुम काकोरी छोड़े तो तुम्हारे ड्राई फ्रूट तोड़ देंगे और जिंदगी भर टूटी फ्रूटी बन के काकोरी में घूमते रहोगे। आप समझ रहे हो ना क्या फोड़ दिया उसने और क्या टूटी फ्रूटी है, सारी चीजें समझ में आ रही है। ये भी एक अंदाज है जिसमें गाली लिखती नहीं पर दिखती है और लिखी नहीं जाती, वो भी एक तरीका है। हाँ, तुम्हारे पाकिस्तान में तिरंगा गाड़ देंगे। यही चीज़ जो है, यहाँ थोड़ा सा विरोध है, पाकिस्तान का क्यों गाड़ देंगे? देखिए यही चीज़ जो है बोर्ड पाकिस्तान बहुत दिनों तक घुसा रहा है, क्या चक्कर में? मैं कह रहा हूँ यही चीज़ बोर्ड सीन्स में भी कर सकते हैं। मैं चूँकि थिएटर का ज़्यादा मैं थिएटर करता हूँ, इसलिए मैं थिएटर के संबंध में ज़्यादा बात करूँगा। प्ले है सुरेंद्र वर्मा जी का सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। अब उसमें राजा जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो रानी को जितने भी दरबारी हैं सबको एक वो चाहिए,
राजकुमार चाहिए जो कि आगे चला सके। तो उस समय नियोग की प्रथा होती थी, तो रानी जो है वो पूर्णमासी के दिन जाती है, एक तरीके से स्वयंवर होता है, उसमें जिसको वो चुन लेगी उसके साथ रात बिताएगी। अब उसमें जो डायलॉग लिखे सुरेंद्र वर्मा जी ने, वो डायलॉग भी बोल्ड है लेकिन बड़ी संस्कृताइज्ड हिंदी में है। तो उसको जब हम लोगों ने किया तो ये सोचा, ये हम बात करें 1976 की, तो उस समय तो और भी रेस्ट्रिक्शंस मर्यादाएं हुआ करती थी। तो उसको हम लोगों ने यूँ दिखाया कि हम लोगों ने जो डायलॉग्स थे वो बैकग्राउंड से यूज़ किए और स्टेज पे हमने लाइट्स यूज़ की। लेकिन क्योंकि हम लोग रेडियो आर्टिस्ट थे, वी कुड कम्युनिकेट। अगर आप आँख बंद कर लें, यू कैन विजुअलाइज द सीन। तो उससे, बल्कि अगले दिन सुरेंद्र वर्मा जी आए हुए थे, वो अभी हमारे में थे। अगले दिन उन्होंने बुलाया भी हमें कपूर होटल में, हम और कबरियाल जी ने डायरेक्ट किया था और विमल बनर्जी जो बड़े सशक्त एक्टर हैं थिएटर के, वो उसमें ओक्ताक का रोल कर रहे थे, जो मैंने उसका प्रतोष का रोल किया था, जो रानी के साथ रात बिताता। तो उन्होंने कहा कि आपने सीन इसको मंच पे क्यों नहीं दिखाया, आपने इसमें बैकग्राउंड साउंड्स यूज़ की जिसमें मैं आवाज़ें सब वही थी जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी, बिकॉज वी रेडियो वॉइसेज वी कुड कम्युनिकेट। और बल्कि लच्छू महाराज थे उस ज़माने में, लच्छू महाराज हमारे शो में थे, उनके तो अब आप लोग सब जानते हैं, उनके मुंह में गाली ही रहती थी हर समय। उन्होंने जो वर्ड यूज़ किए थे उस सीन के लिए, वो बहुत बड़ी सक्सेस थी। तो सुरेंद्र वर्मा जी भी कन्विंस हुए कि नहीं, ये ठीक है, मैं जानता हूँ स्टेज की अपनी मर्यादाएं होती हैं, आप स्टेज पे कितना दिखा सकते हैं बेडरूम सीन। तो हम लोगों ने उसको उलझन से किया था। और उसी तरीके से फिल्मों में मैं बताऊँ, जैसे हमसे कई मंचों पे बात हुई। एक बार टेलीविज़न पे मैं विल्सो, क्या नाम है वो जो बड़े फेमस, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपने आश्रम में क्यों काम किया, आश्रम में इतने बोल्ड सीन्स हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, अब भाई वो डायरेक्टर का अपना कंसेप्शन उन्होंने कैसे दिखाया। वही प्रकाश जी फिल्मों में भी तमाम उनके बोल्ड सीन्स होते हैं, लेकिन वो इस ढंग से दिखाए जाते हैं कि उसको लोगों को नहीं उसमें कोई एतराज़ होता है, लेकिन इसमें जो दिखाए गए वो कुछ शायद ज़्यादा दिखाया गया, इसलिए उस पर एतराज़ होता है। सो आई डोंट नो, कुछ लोगों को ऐसा शायद फीलिंग रही है कि OTTs में चूँकि कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ऐसा है नहीं। एक प्रश्न हर चीज़ मॉडेस्टी में भी दिखा आपको रोक के, OTT पे क्या सेंसर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए साहब, मेरा मानना है कि सेंसर ज़रूर होना चाहिए एक हर चीज़ की। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा था, उसमें तमाम गालियाँ लिखी हुई थी, तो मैंने कहा इन गालियों की क्या ज़रूरत है, आई थिंक आई कैन डू विदाउट दिस थिंग्स। बोले नहीं साहब, ये तो है OTT चलते ही इसी पे उसमें है। बाद में उन लोगों का कुछ इरादा बदला, मैंने फिर रिफ्यूज़ कर दिया, मैं नहीं करूँगा। बाद में मालूम उसमें एक फ़िल्म बनाने लगे, वो उसे सब गालियाँ हटा दी। तो मैंने कहा कि ये जब फिल्म आप बना रहे हैं, चूँकि सेंसर होगी, आपने गालियाँ हटा दी, जबकि चूँकि OTT में वो नहीं है, सेंसर नहीं है, तो आप उसमें गालियाँ डाली हुई, तो इसका कोई औचित्य नहीं होता। देखिए, जैसे आपने कहा कि कहीं पर जो आप कैरेक्टर डिपिक्ट कर रहे हैं, उसका अगर कैरेक्टर ही ऐसा है, जैसे सखाराम का है, मुंह में गाली और बीड़ी मौजूद रहती है, तो आप उसमें कहाँ तक गालियाँ आप निकाल सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कैरेक्टर में ज़बरदस्ती के लिए कि वो OTT हमारी चले, लोग सुने, उसको पॉपुलर हो, उसके लिए आई डोंट थिंक दिस इज रियली रिक्वायर्ड। मुझे लगता है कि गालियों की वजह से कुछ लोग ऊबे भी हैं, इसीलिए स्लाइस ऑफ लाइफ जो आ रही है वेब सीरीज़, जैसे पंचायत है, गुल्लक है, आप देखिए धीमे धीमे इनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। और कितनी हमारी अपने अनुभव वाली कहानी है, एक छोटे से संतरे की फाक है या आम का कटा हुआ एक स्लाइस है, वैसी कहानियाँ आ रही हैं और वैसी कहानियाँ हिट हो रही हैं। लेकिन गाली कितना बेहतरीन सब्जेक्ट है कि हम लोग शायद पिछले 12 मिनट से गाली पर बात कर रहे हैं, और जब स्टेज से उतरेंगे तो जो मच्छर पैर में काट रहे हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ, बाहर जाके इन मच्छरों को मुझे गाली देनी है, मैं स्टेज से नहीं दे पाऊँ भाई। एक बात वैसा जो आपने बोली अभी एक बड़ा सुखद सा परिवर्तन हुआ। तो एक डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने सैकड़ों फिल्में किया है, और संजय भाई के साथ उन लोग उस कैंप से जुड़े रहे, सनी देओल के कैंप से शुरुआती दौर से। तो योगेंद्र सिंह है, एक दिन आए हमारे यहाँ, तो ऐसी बात हो रही थी, कह रहे थे ट्रेंड बदल गया भोजपुरी का,
और भोजपुरी को गाली की भाषा बना दिया गया था। गाने भी उसी तरह से और एक्सप्रेशंस भी उसी तरह से और सारी चीज़ें जो है, अभी ट्रेंड ये हो गया है कि बड़े बड़े हीरो तो घर बैठ गए, अभी लेडीज ओरिएंटेड सब्जेक्ट चल रहा है। एकदम साफ सुथरा कॉस्ट्यूम डिजाइनर से बात किया हमने कि उसके अंदर साड़ी लीजिए, सलवार सूट लीजिए, इवन जीन्स मत दीजिए। ये कल्चर आया भोजपुरी जो गाली की भाषा से लौट के एक आम सुसंस्कृत भाषा हो गई है, जिसमें फिल्में बन रही हैं और लगातार बन रही हैं। देखिए, मैं बड़ी साफ बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर गंगा मैया तेरी पीहरी चढ़ी वो यहाँ से शुरुआत करेंगे तो मेरे ख्याल से पहली भोजपुरी फिल्म थी वो। मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर, ये सब उसके गाने गाते थे। और फिर अगर लौट के आइए बिरसवा, हमार भौजी, तमाम सारी पिक्चरें भोजपुरी की आई। लेकिन उसके बाद रिमोट से लहंगा उठने लगा, तू लगा ले जब लिपस्टिक होने लगा, है ना। जैसे एक बड़ा अच्छा सा गाना है उसका कि BSNL मोबाइल आजकल रहते हरदम फेल जाना, ले ले रे रिलायंस चाहे ले ले हचाहच चाहे ले ले एयरटेल। अब उसने जिस अंदाज में हचाहच बोला है आप समझ सकते हैं उसका क्या मतलब है। उसने भोजपुरी को पैसा दिया और 24 साल बाद भोजपुरी इंडस्ट्री फिर फ्लोरिश कर गई, माल बिकने लगा, माल बिकने लगा। रस्तोगी साहब तो फिल्मों में काम कर चुके हैं और ये जानते होंगे कि लगभग कोशिश ये होती होगी कि इनको एक जैसे रोल दिए जाए, है टाइप कर दीजिए, वो है कि ये चीज इनकी बेस्ट निकलती है और बिक रही है तो बेचने लगी इंडस्ट्री। वरना भोजपुरी में बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन उसको आजकल आप किसी भी मोबाइल को मिलाएं तो इंग्लिश बोलेगा, हिंदी बोलेगा, अगर कोई प्रदेश है तो मराठी या बंगाली बोलेगा, भोजपुरी भी जरूर बोलेगा। जेखा तू लगावत बानी यहाँ से बोलना शुरू करता है तब व्यस्त है ना, इस तरीके से बोलते हैं। तो मुझे लगता है भोजपुरी की गंदगी को अब दूर करने का वक्त आ गया है, क्योंकि एक ऐसी भाषा है, बिहार और उत्तर प्रदेश है ना, भोजपुर में भोजपुर है क्या? भोजपुर गरीब मजदूरों की फैक्ट्री है, लेकिन इस गरीब मजदूर ने पूरे विश्व में फैलकर, जानते हैं सबसे शानदार काम क्या किया है? सस्ते में मजदूरी तो की है, लेकिन अपना कल्चर फैला दिया है। आज आप बेंट अपॉन है कि भोजपुरी को आपको सुनना ही पड़ेगा, लेकिन उसका रस बरकरार। आपको बताऊं, आजकल भोजपुरी फिल्में जो है इंग्लैंड में शूट हो रही है। बिल्कुल। अभी मेरे एक साथी संजय वर्मा, तो मैं ये मिशन रानीगंज की शूटिंग पे मैं था इंग्लैंड में, तो मेरे साथी थे वो, तो बोले भैया मुझे 3 फिल्में मिल गई, मैं यहीं आकर के शूट करा। और ये बात बिल्कुल सही है, इधर मैंने भी 3-4 भोजपुरी फिल्में की, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, उसमें कहीं पर भी ज़रा सी कोई गंदगी नहीं थी, बिल्कुल साफ सुथरी थी। तो इस बात से थोड़ा मेरे को देर से पता चला, लेकिन पता चला कि साफ सुथरी अच्छी हिंदी फिल्में, भोजपुरी फिल्में बन सकती हैं। नहीं, और एक मैं लगातार लिखता रहा हूँ कि भोजपुरी को गाली की भाषा बना दिया है, और जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, रवि ने हमारे साथ काम भी किया, मैंने उसको हिंदी में सबसे बड़ा ब्रेक दिया था रवि को। चितकबरे द शेड्स ऑफ ग्रे हमारी फिल्म आई थी, रवि किशन को, और उस जमाने में वो कांग्रेसी रहा करते थे। हमारी शूटिंग छोड़ के सोनिया गांधी का प्रचार करने जो है निकल जाते थे। आजकल वाजपेयी हैं, खैर वो कोई खास बात नहीं, उन पर कृपा शंकर जी की कृपा थी। हाँ, बल्कि अभी धीरू यादव करके, जो धीरू यादव की किसी फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, ठीक है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। इस मंच के माध्यम से, और आप इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ में, और खासतौर से रस्तोगी जी, आप तो हमसे छोटे भी होंगे उम्र में, तो सर मेरे से बड़ा जल्दी मिलता नहीं है, तो जब मिल जाता है तो मैं उसका पैर नहीं छोड़ता। मैं 65 साल का खुद हूँ, तो मेरे से बड़ा आजकल बहुत सार्वजनिक जीवन में बहुत कम ही मिलते हैं। और हमारी फिल्म हम इसी बीच से शूट करेंगे काजल राघवानी के साथ, और कितने आर्टिस्ट हैं हमको उतना मालूम नहीं हो, क्योंकि मैं प्रोड्यूस ही करूँगा। तो एक कोशिश रहेगी और कि हम लोग भोजपुरी को हर 1 महीने 2 महीने में एक आध फिल्म बनाते रहें, अनलेस एंड अदरवाइज 2-5 लाख का फायदा हो जाए या 2-5 लाख का नुकसान हो जाए।
इससे ज़्यादा नुकसान उठा के पैसा नहीं लगाऊंगा। तो 5 लाख रुपया जाता रहे, हर फिल्म में 10 भी बना देंगे तो 50 लाख जाएगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ हम इंडस्ट्री को दे के जाएंगे, ये हमारा सोचना है। नहीं, मैंने ये भी देखा कि ये कलाकार बड़े पॉपुलर भी होते हैं। मैं रानीगंज में शूटिंग कर रहा था इसी मिशन रानीगंज की, तो संजय वर्मा मेरे साथ थे और जिस कदर भीड़ साहब उससे जमा की है, उसको देख के लोग जैसे पागल हो गए। तो ये भोजपुरी फिल्म का ही कमाल था कि इतनी फैन फॉलोइंग इसकी ज़बरदस्त थी कि आई नेवर इमेजिन। एक चीज़ बता दूंगा, वरना लोगों को लगेगा शायद उनको मालूम नहीं है। एक ऑक्टोपसी फिल्म आई थी, ऑक्टोपसी जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की एक फिल्म थी। शॉन कॉनरी ने शुरू किया, रॉदर मूर आए, टिमोथी डॉल्टन आए, लेकिन उसमें रॉदर मूर थे। वो इंडिया में काफ़ी शूट हुई। तो सीन तो राजस्थान का था। उसमें एक साधु था जो कीलों के ऊपर लेटा हुआ था। तो सपेरों की दुनिया, विदेश तो हमारा सपेरों की दुनिया जानता है ना भारत में। तो उसमें जो लेटा था उसको बोलना हिंदी में था, पर जैसे ही जेम्स बॉन्ड उसके ऊपर से कूद के गया तो तुरंत उठता है। वो इंग्लिश फिल्म है, हॉलीवुड की, कहता कहा करे तो हो, बोला उसमें भोजपुरी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई, चाहे ब्रज हो, बुंदेलखंडी हो, अवध हो या भोजपुरी हो, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बॉम्बे में 13 डिग्री सेंटीग्रेड का AC लगा के जो राइटर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, जो बैनर्स हैं, वो इन सारी भाषाओं को भोजपुरी ही समझते हैं। दिक्कत ये है सबसे, उनको मालूम ही नहीं कि अवधी क्या है, ब्रज क्या है, बुंदेलखंडी क्या है, सबको समझते सब भोजपुरी। आपने बड़ी दुखती रख पे हाथ रख दिया। आप राइटर हैं, मैं भी देखता था फिल्मों के लिए हम लोगों ने हायर किया राइटर, नाम नहीं लूँगा। एक साहब बोले बहुत बड़ा राइटर है यार, जो है इसको साइन कर लो, हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं। तो क्या खूबी क्या है उनकी, क्या उनके लाइब्रेरी में देखो वो सोता रहता है, कहीं कोरियन फिल्में गिर रही हैं, तमाम उसने इकट्ठा करके रखा हुआ है और पूरी दुनिया भर की फिल्में देखता रहता है। तो हमने कहा कि हम तो अपने फिल्म में नहीं रखेंगे, वो मौलिक कहीं से है ही नहीं है, सीन चुराएगा, डायलॉग चुराएगा। और उसका जो अगर आप कहते हैं कि भारतीयकरण हो जाता है बड़ी आसानी से, शायद साउथ का नॉर्थ में साउथ की फिल्म का रीमेक बनाते हैं तो बहुत कम फिल्में हैं जिसका हो पाता है, तो वो तो नहीं चलेगा। तो आपकी राइटिंग प्रक्रिया में थोड़ा सा मैं सीखना चाहूँगा आपसे, राइटिंग प्रक्रिया में क्या चीज़ आपको किक करती है और कैसे आप जो है जाते हैं? ये थोड़ा सा ट्रेजिक सवाल है जी। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक फिल्म आई थी केसरी, अगर किसी ने देखी हो, केसरी आई थी अक्षय कुमार वाली। एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की बदला, तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन। ये फिल्में बनाई थी सुनील खेत्रपाल ने। सुनील खेत्रपाल को मेरी एक कहानी पसंद आई, उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी सुनी, और कहानी सुनने के बाद उन्होंने कहा मनोज भाई 40-50 करोड़ की फिल्म है, 100 करोड़, मतलब उनको बजट मालूम है, वो बजट पे खेलते हैं। उन्होंने कहा मेरे संग आइए, मैं ले चलता हूँ। बैंड्रा में उनका एक बहुत बड़ा ऑफिस था फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब मेरे ख्याल से पूरा फ्लोर उनका था और बेंगलो था, अपार्टमेंट नहीं था। मैं उनकी साथ उनके लाइब्रेरी में गया जहाँ पे कम से कम 1 लाख CD रखी हुई थी। उन्होंने कहा कि वो निकालो, ये निकालो, धमाका निकालो, फटाना निकालो। 4 पेन ड्राइव मेरे पास हाथ में आ गए। बोले मनोज भाई शानदार स्टोरी आपने लिखी, इन फिल्मों का हिंदीकरण कर दीजिए। ये हो गया आपका पहला सवाल का जवाब कि हाँ ऐसा होता है। एक ही फिल्म एटली ने बनाई थेरी, उसी का रीमेक हिंदी में कर दिया और बनाई बेबी, जिसमें डेविड धवन के बेटे को ले जाए, खुद ही बनाई है, वही उसने बनाई, वही इसने बनाई। वो सुपर डुपर हिट थी और ये सुपर डुपर फ्लॉप थी, एक ही फिल्म थी और उसको हिंदी में रिलीज भी किया गया। अब आता हूँ आपकी दूसरी बात। देखिए मुझे 32-33 साल जर्नलिज्म में हो चुका है, तो घटनाओं और कहानियों और वारदातों की ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। दूसरी, माँ सरस्वती की और ख़ासकर मेरी माँ का ये आशीर्वाद है कि मुझे आप में भी कैरेक्टर दिख रहा है। अगर अभी मान लीजिए, हालांकि इन लोगों ने नाश्ता कुछ नहीं करा है, लेकिन मान लीजिए कि नाश्ते में ये ढोकला लेके आते हैं,
तो मैं ढोकले में एक कैरेक्टर तलाशता और ये कहता कि एक ऐसा लड़का जो रोता बहुत है, ज़रा सा दबाव आने पे, दुख आने पे, लेकिन है बहुत सॉफ्ट। अब उसी के साथ आपने बाटी चोखा रख दिया होता पूर्वांचल का, तो मैं कहता कि अगर ये बाटी बाटी है तो ये सख्त बाप है, और अगर ये बाटी स्टफ्ड है तो इस बाप के अंदर थोड़ा सा एक कॉर्नर की जो है, जो पोला है, जो कहेगा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो कैरेक्टर्स इस तरीके से सामने आते हैं। आप किसी भी चीज़, तो हमारे सामने इतने कैरेक्टर हैं सर, इतने कैरेक्टर्स हैं जो अभी बचे रह गए, उनको तमाम सारी कहानियों में यूज़ करना है। तो ये स्टाइल ऑफ राइटिंग है। शब्द आपके पास होने चाहिए, विज़न आपके पास होना चाहिए, कहानी आपको दिखनी चाहिए, और कैरेक्टर्स आपके पास होना चाहिए। जिसने अपनी ज़िंदगी में कहानी लपकी नहीं, वो आदमी आदमी नहीं। हम राइटर हो, चाहे ये एक्टर हो, चाहे आप प्रोड्यूसर हो, ये स्पेक्टेटर्स हो, सुरेन भाई चाहे फिल्म एक कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हो, सबके ज़िंदगी की कहानी, और सब जानते हैं और सब बताते हैं अपनी कहानी। कहानी किसी के पास भी है, बस उसको उकेरने की। कहानी तो हमें लगता है कि समाचार पत्रों से निकल के कहानियाँ आती हैं, और डायलॉग खासतौर से आप जब लिखिए तो सारे पात्र स्वयं सामने आपके बैठ जाते हैं, वो खुद बोलते हैं मेरे को ये बुलवाओ। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप तह में जा पाएँ और समझ पाएँ, जो कि आप कर रहे हैं। तभी इतनी बड़ी फिल्म आपने लिखी। सुरेंद्र भाई, हमको आप दिख नहीं रहे, इतनी तेज रोशनी है, मन की आंखों से हम देख ले रहे हैं, और सुरेंद्र भाई को ज़्यादा इंतजार नहीं कराते हैं, इसलिए इस प्रोग्राम को यहीं पे इशारा भी हुआ है, और यहीं पे हम लोग समाप्त करें, एक दूसरे को प्रणाम करें और दर्शकों को। देखिए, कोई ऐड भी नहीं है, कोई ब्रेक भी नहीं है, और बेवजह किसी अंजना ओम कश्यप या किसी अमीश की तरह आपने शो खत्म कर दिया बीच में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कविशाला का, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।